Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. आज हम सैंपल पेपर को ही कंटिन्यू करेंगे बच्चों। जैसे कि हमने करा था, सेक्शन ए करा था, बी करा था, सी करा था। अभी हम डी सेक्शन कर रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो डी सेक्शन आपका लिटरेचर का है, प्रोज का और सप्लीमेंट्री बुक, और जिसमें पोइट्री सेक्शन भी है आपका। तो अभी हमने बच्चों प्रोज का 16 मार्क्स का किया है और पोइट्री का 7 मार्क्स का हमने कंप्लीट कर लिया। तो पोइट्री सेक्शन में क्या थे बच्चों? 2 एक्सट्रैक्ट थे। पोम के पोइट से भी पोम आ सकती है आपकी। तो यहाँ पे हमने 2 एक्सट्रैक्ट करे थे और 2 क्वेश्चन करे थे 22 मार्क्स के। तो टोटल आपका 7 मार्क्स हो गया। 3 मार्क्स का आपका एक्सट्रैक्ट और 4 मार्क्स के आपके 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स करे थे। क्लियर? सिमिलरली प्रोज में हमने करा था 2 एक्सट्रैक्ट करे थे। कोई से भी चैप्टर के आपके आ सकते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका 5 मार्क्स का और उसके बाद जो है 3 मार्क्स का हमने क्वेश्चन किया था। क्लियर? आज हम करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर। 12 मार्क्स की आती है एग्जाम में। ये वाले पार्ट हमने ऑलरेडी करे हैं बच्चों और कल भी डिस्कस करे थे। प्रोज सेक्शन से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और उसके बाद 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसमें भी आपकी इंटरनल चॉइस दी रहती है। क्लियर? उसके बाद हमने कहा था एक्सट्रैक्ट करा था पोम का। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में क्या करना है आपको, सबसे पहले पोम का नाम लिखना है कि कोई भी एक्सट्रैक्ट दिया है, इट इज फ्रॉम विच पोम, और उसके जो है पोएट या पोएटेस का नाम भी आप साइड में लिख लें, सो दैट कि आपको क्लियर रहेगा कि इट इज फ्रॉम विच पोम, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और अगर आप पोम और पोएट के नाम लिखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी एग्जाम में आ सकता है, नेम द पोम एंड द पोएट। क्लियर? तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं और इसमें भी आपकी इंटरनल चॉइस दी रहती है। 3 मार्क्स का होता है, राइट? 2 पोम के एक्सट्रैक्ट दिए रहते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है। 3 क्वेश्चंस, तो 3 सॉलिड नंबर मिलते हैं, इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर देने होते हैं, ज्यादा लेंथी नहीं देते इसमें। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है 30 और 40 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये हम जो है यस्टरडे जो है हम डिस्कस कर रहे थे, भी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। 4 मार्क्स का आता है आपका टोटल और आपको एनी 2 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 3। तो चॉइस है यहाँ पे भी आपकी कि इंटरनल चॉइस है कि 3 में से आपको आउट ऑफ 3 एनी 2 क्वेश्चंस करने हैं और ईच जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए बच्चों आपके? 7 मार्क्स। 2 to 4 और 3 मार्क्स का आपका एक्सट्रैक्ट होता है। तो 7 मार्क्स जो है आप इजीली ले सकते हैं अगर सारी पोम को अच्छी तरीके से आप एग्जाम के लिए करके जाएंगे तो 7 मार्क्स इजीली यू विल गेट इन द एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट कलर इज द यंग वुमेन्स हेयर? व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू? आंसर इज फ्रॉम हेयर। क्लियर? अब कैसे उसके कलर थे बच्चों? येलो कलर के थे। और कैसे करना चाहती थी वो? ब्राउन कलर के। तो आपको कैसे लिखना है बच्चों? द यंग वुमेन, यहां से आपको स्टार्ट करना है। द यंग वुमेन हेयर, द यंग वुमेन हेयर इज ऑफ येलो कलर। तो सिंपल सा आपको कलर का नाम लिखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आंसर देना है, क्योंकि 20 लिमिट दी है यहाँ पे 30-40 वर्ड्स की। She says that she could get, अब सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों? तो ब्रेक करके आप आंसर दें कि फर्स्ट पार्ट क्या था कि व्हाट कलर की। यहाँ पे पोएट ने क्या पूछा है कि वुमेन के जो है कलर बालों के कैसे थे। क्लियर? व्हाट कलर? इट्स ऑफ येलो कलर। तो आपको कैसे लिखना है? द यंग वुमेन्स हेयर इज ऑफ येलो कलर। अब आगे क्या है, वो कैसा करना चाहती थी? व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू? तो कैसे करना चाहती थी? ब्राउन कलर के। तो हमने आगे क्या लिखना बच्चों? She says that she could get her hair dyed to brown, black और carrot color। तो ये हमने जब पोम पढ़ी थी तो आपको एक क्लियरली बताया था कि कैसे कलर करना चाहती हैं वो, ब्राउन, ब्लैक एंड कैरेट कलर। सबको पता है कैरेट का कलर कैसा होता है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस फॉर्म से है। फॉर कौन सी फॉर्म है बच्चों? एनी ग्रेगरी। और इसके पोएट कौन है? विलियम बटलर यीस्ट। क्लियर? तो ये भी आपको याद करना है, ये दिया नहीं रहेगा तो मे बी जो जैसे अभी हमने बताया था कि एक्सट्रैक्ट आता है तो उसमें आपको पोम और
पोएट का नाम याद होना चाहिए। तो विलियम बटलर कीज जो है इसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी। द नेम ऑफ द पोम इज फॉर एनी ग्रेगरी, और उसमें से आपको लिखना है आंसर। क्लियर? शी वुड चेंज द कलर ऑफ हर हेयर so that the young man in despair would love her only and not her yellow hair. तो क्यों करना चाहिए थी? What is the reason behind it? तो that is कि जो लोग जो हैं डिस्पायर रहते हैं वो लोग जो हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। That is why she wanted to change her hair, color of her hair. Clear? Next क्या बच्चों? What does Sandberg think the fog is like? तो फॉग पोम जो है आपको याद होगा कि फॉग आपने एक छोटी सी पोम पढ़ी थी, किसके बारे में थी? फॉग सबको पता है क्या होता है। सैंडबर्ग कौन है? उसके कार्ल सैंडबर्ग पोएट का नाम है। तो व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक? तो फॉग को उन्होंने किससे कंपेयर करा था? कैट से। जैसे कैट धीरे से आती है, राइट, वैसे ही फॉग जो है सुबह जब उठते हैं तो कितना फॉग रहता है ना बच्चों, मोस्टली विंटर्स में। तो यहाँ पे फॉग की तुलना किससे करी, कंपेयर किससे करा है उन्होंने? लाइक अ कैट। जैसे वो चुपचाप से आके सिटिंग ऑन हर हॉन्चेस, सिमिलरली जो फॉग होता है वो धीरे धीरे आके सारी चीजों को क्या करता है? कवर कर लेता है। होता है ना बच्चों, सामने की चीजें दिखाई देती है जब फॉग होता है? नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इट इज वेरी लाइट और फ्लो करते करते जो है वो हर चीज को जो है कवर करता है। तो यहाँ पे क्या है? सैंडबर्ग थिंक्स। अब यहाँ पे हम थिंक्स क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे डज है, तो दैट इज व्हाई यू हैव टू पुट एस। Sandberg thinks that the fog is like a little cat sitting on her haunches. कभी आपने देखा होगा कि चुपके से जो कैट होती है किस तरह से बैठी रहती है अपने haunches पे। That it comes slowly like a cat. He also says that the fog looks over the harbor. हार्बर क्या होता है बच्चों? जहाँ पे शिप्स जो हैं, जैसे बस स्टैंड होता है तो बस स्टैंड में क्या होता है? बसेस होती है, रेलवे स्टेशन होता है। सिमिलरली जहाँ पे शिप्स होती है उसको क्या बोलते हैं? हार्बर। लाइक तो किस तरह से यहाँ पे बोला है उन्होंने कि कैट से, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है आपका। सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक अ लिटिल कैट, और कैसे बैठी होती है? जैसे अपने सिटिंग ऑन हर हॉन्चेस। और जैसे कैट जो है धीरे धीरे आती है, चलती है, he also says that the fog भी जो है धीरे धीरे क्या करता है? over the harbor. Clear? तो ये आपको इस तरह से टू द पॉइंट आंसर देने हैं। तो पोम इज योर फॉग एंड, और पोएट कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। क्लियर? What happens to the house when the trees move out of it? अभी ये आपको क्लियर है कि इट इज फ्रॉम विच पोम? इट इज फ्रॉम द पोम ट्रीज। और किसने लिखी है ये पोम? एड्रिन रिच। तो जितने भी पोम है, जैसे मैंने आपको बोला है कि अपने नोटबुक में क्या करना है, आपको सारी पोम के नाम लिखने हैं और उनके पोएट के नाम आपको नीचे लिखने हैं, पोएट और पोएटस के नाम। क्लियर? तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि इट इज वेरी इजी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पोम के आंसर्स जो हैं, तो आपको क्या करना है? आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि इट इज फ्रॉम विच पोम। तो यहाँ पे क्या है? व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। अब क्या पूछा है क्वेश्चन बच्चों? व्हाट हैपेंस टू द हाउस, हाउस को क्या होगा व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, जब जो है पेड़ बाहर को आएंगे। When the trees move out of the house, the glass gets broken and the winds rush to meet the trees. अब क्या होगा कि ट्रीज जो है बाहर आएंगे तो क्या होगा? तो मे बी अगर आपकी जो है खिड़की है या दरवाजे में कांच है तो उसको क्या करेगी? ब्रोक करके बाहर आएगी। The glass gets broken and the winds rush to meet the tree. Obviously ये जो हवा है वो कहाँ पे जाएगी? अंदर को जाएगी, राइट? तो यहाँ पे जो है पोएट ने यहाँ पे बताया गया है, ड्रीन रिच ने, winds rush to meet the trees which are stumbling forward in the night. However, the poet feels that the smell of the leaves of the trees and lichens still reaches the rooms of her house. तो ऑब्वियसली ये जो पत्तियां हैं या कोई लीचन है, सारी चीजें कहाँ पे जाएंगी? पेड़, ऑब्वियसली घर के अंदर। व्हेन द ट्रीज मूव्स आउट ऑफ इट, जब पेड़ बाहर आएंगे तो क्या होगा हाउस में? वो यहाँ पे एड्रिन रिच ने बताया। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पोम द ट्रीज एंड द नेम ऑफ द पोएट इज एड्रिन रिच।
तो ये आपको नहीं लिखना है, ये मैंने आपके जो है सो दैट कि आपको क्लियर रहे कि इट इज फ्रॉम विच पोम एंड द नेम ऑफ द पोएट। तो 3 क्वेश्चन है बच्चों, बेस्ट जो आपको आता है वही आप अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में। क्लियर? अगर आपको एनी ग्रेगरी वाली पोम आती है तो वो वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि वेरी इजी है कि वो क्यों करना चाहते, कौन से कलर थे, येलो कलर थे, कौन सा कलर करना चाहती थी, ब्लैक ब्राउन कैरेट कलर, क्यों करना चाहती थी, इसका भी रीजन यहाँ पे दिया है। सेकंड क्वेश्चन है कि सैंडबर्ग ने फॉक को किससे कंपेयर करा है, किससे, राइट? तो लिटिल कैट से करा है। तो व्हाट हैपेंस टू द हाउस, जब ट्रीज बाहर आएंगे तो व्हाट हैपन टू द हाउस, आपको ये लिखना है। तो एनी 2 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 3, तीनों नहीं करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप तीनों करेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज योर डी का जो है थर्ड पार्ट है। पहले हमने प्रोज किया था, फिर हमने पोएट्री सेक्शन किया था, एंड दिस पार्ट इज फ्रॉम सप्लीमेंट्री बुक। क्लियर? तो 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है बच्चों। क्लियर? 80 मार्क्स का कहां से आता है? प्रोज से आता है। 80 वर्ड्स का, सॉरी 80 वर्ड्स का प्रोज से था एक लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे आपका आता है 100 वर्ड्स का आता है, और आपको वो इंटरनल चॉइस दी रहती है बच्चों। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। हॉरेस डैनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। अब यहाँ पे बोला है कि हॉरेस डैनबी जो है, ऑब्वियसली जो है क्वेश्चन इज फ्रॉम विच चैप्टर बच्चों? ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। और ऑब्वियसली आपकी कौन सी बुक है? फुटप्रिंट विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री बुक। But not completely honest. Why do you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? तो 7 मार्क्स का आपका आता है बच्चों एग्जाम में। तो आपको सोच समझ के जो है आंसर जो है क्वेश्चन को समझना है एंड देन राइट द आंसर। 7 नंबर का होता है और 100 मार्क्स का है। तो पहले क्या करना है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो है करने हैं। जैसे आपका पोएट्री सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन में से एक्सट्रैक्ट को करें आप, और 20-30 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट करें। या आपका जो प्रोज से फर्स्ट फ्लाइट से आपके एक्सट्रैक्ट आते हैं, सीन एक्सट्रैक्ट आते हैं, पहले वो वाले क्वेश्चंस करें, और उसमें भी जो 30-40 वर्ड्स के हैं वो वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें। फिर आफ्टर जब आपके पास टाइम बचता है देन यू, तब आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? हॉरेस डैनबी was good and respectable but not completely honest. अब क्यों बोला है ये? Why do you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? तो Horace Danby was good and respectable but not completely honest. तो हमने इसके बारे में बताना है। This description is apt for Horace. He was कितने साल के थे ये आपको याद करना है, उनके बारे में, उनके करेक्टर के बारे में। He was about 50 years old. ये आपको कहां से लिखना है? फ्रॉम द क्वेश्चन। He was about 50 years old. क्या क्या था उन्होंने बच्चों? He robbed only from rich people. His purpose of stealing money was only to buy rare and expensive books. अब क्यों वो रॉब करते थे लोगों को, और रिच पीपल को ही क्यों रॉब करते थे? क्योंकि उनका पर्पस क्या था कि इनसे पैसे लेके टू बाय रेयर जो एंटीक पीसेस होते हैं या एक्सपेंसिव बुक्स होती है उनको खरीदना, टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। जो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स की उन्हें शौक था तो वो बुक खरीदते थे एक्सपेंसिव हो, और जो कहीं ना रेयर होती हैं वो वाली बुक्स जो है he wanted to buy. He stole only once every year. He stole, steal का सेकंड फॉर्म है stole. क्यों चुराते थे वो? सॉरी, every year, साल में एक बार ही जो है वो चोरी करते थे। His intention to use the booty in buying, money भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, in buying books was good. However, the fact that they stole to achieve this intention showed that he was not completely honest. तो इससे पता चल रहा है कि क्या वो completely honest थे? Obviously नहीं थे, क्योंकि वो
साल में एक बार चोरी करते थे। क्यों करते थे, उनका इंटेंशन क्या था कि जो भी मनी जो है वो चोरी करते थे या रिच पीपल से लेते थे रॉब करके, उससे वो क्या करते थे, रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदते थे और उन्हें लगता था कि जो उनका पर्पस है इट वाज गुड। क्लियर? द फैक्ट दैट दे स्टोल टू अचीव दिस इंटेंशन शोड दैट, और ये इसी से पता चल रहा है कि ही वाज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। He cannot be categorized as a typical thief. अब हम उसको जो है उनको एक typical thief चोर नहीं कह सकते। क्यों? Because he didn't steal to eat or drink. क्योंकि वो जो भी चोरी करते थे वो अपने लिए नहीं करते थे। इवन उनका एक ही शौक था और एक इंटेंशन था, to buy rare and expensive books. He cannot be categorized as a typical thief because he didn't steal to eat or drink and was not a regular offender. He didn't harm anybody during the act. और दूसरा पॉइंट क्या था, क्यों नहीं हम उसको चोर कह सकते हैं? क्योंकि उनका इंटेंशन था कि भाई किसी को हार्म नहीं पहुंचाना। जब भी वो चोरी करते थे या किसी को रॉब करते थे तो he didn't harm anybody during the act. क्लियर? और सिंपल वो क्यों, और क्यों नहीं हम इसको उनको टिपिकल थीफ कहते हैं? बिकॉज ही डिडंट स्टील टू ईट और ड्रिंक, ना खाने और पीने के लिए ना यूज करते थे। ओनली ही रॉब द पर्सन। क्यों करते थे? टू बाय एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। पर ऐसा कब करते थे वो? वंस इन अ ईयर। ही हैड अ हाउस, he made logs, had 2 people to help him and was successful in his business. He only stole enough money to buy book for a couple of days. He even kept his promise to the lady he met at Shotover Grange by not stealing or planning any robbery. तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट विदाउट फुट। यहाँ पे भी आपको इंटरनल चॉइस है। जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है वही क्वेश्चन आप करके जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे एग्जाम में, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं या आपको अच्छी से आते हैं, फर्स्टली आपको क्या करना है, अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन। तो प्रोज का अगर लिटरेचर सेक्शन ले रहे हैं आप, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 3 पैसेज हैं उसके आंसर दें और शॉर्ट क्वेश्चन। देन पोएट्री में भी आपको एक्सट्रैक्ट को पहले करना है और फिर 30-40 वर्ड्स के क्वेश्चंस करने, और उसके बाद जो है लास्ट में आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और इसमें भी इंटरनल चॉइस है। दो इट वाज सॉरी इट इज अ 7 मार्क्स। कितने मार्क्स का है ये? 7 मार्क्स का है एग्जाम में। नेक्स्ट है इसका इंटरनल चॉइस में 7 मार्क्स का, क्योंकि इंटरनल चॉइस है इधर दिस वन और जो पहले दिया है वो वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। How did a book become a turning point in Richard Albright? कैसे एक बुक रिचर्ड एब्राइट्स की लाइफ की टर्निंग पॉइंट बना था? हाउ डिड हिज मदर एनकरेज, और उसकी जो मदर थी वो कैसे उसको एनकरेज करती थी? तो अभी आपको याद हो गया होगा कि ये जो है बटरफ्लाई का एक हमने चैप्टर पढ़ा था, और किस तरह से उसकी मम्मी जो है उसको एनकरेज करती थी, उसके लिए टेलीस्कोप लाती थी, माइक्रोस्कोप, कैमरास, और इवन एक बुक भी लाके दी थी उन्होंने। और किस पे थी वो? टाइटल क्या था? द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। क्लियर? द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। बुक कौन सी है? फुटप्रिंट्स, क्योंकि अभी हम वही बुक कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट। क्लियर? तो एक क्वेश्चन कौन सा है जो आपका 7 मार्क्स का है? इंटरनल चॉइस है। जो आपको अच्छी तरीके से आता है वही अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जो भी लिखेंगे आप 7 मार्क्स का है, कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर मिलेंगे। तो एब्राइट्स मदर ने क्या करा? उसको एनकरेज करा हिज डिजायर टू लर्न। ऑब्वियसली हमेशा मम्मी क्या करती हैं, आप लोगों को भी एनकरेज करती है ना कि भाई पढ़ने के लिए बोलती हैं, आपको हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे एब्राइट्स की जो मदर थी एनकरेज हिज डिजायर, जो भी उसकी इच्छाएं थी तो वो क्या करती थी? उनको एनकरेज करती थी। शुड, और कैसे करती थी? उनको कहाँ ले जाती थी? ट्रिप में ले जाते थे। शी took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other such equipment, and helped him in many other ways. तो सिंपल सा है, क्या है, घर में तो हेल्प करती थी, और बिसाइड दिस वो क्या करती थी? उनको कहाँ ले जाती थी?
कहाँ पे बच्चों? शी टुक हिम टू द ट्रिप्स। और क्या खरीद के देती थी उनको? टेलीस्कोप, माइक्रो, जितने भी उनके जो है जितने भी डिजायर थी कि किस तरह से मेरे को जो है वर्क करना है और किन किन इक्विपमेंट की जरूरत होती थी, कौन खरीद के देता था? उसकी मदर। टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप और माउंटिंग मटेरियल। शी वाज हिज ओनली कंपेनियन till he started his school, but later she would bring home friends for him. पहले जो है अकेली वो उनका साथ देती थी एब्राइट का, क्लियर, बट लास्ट में उन्होंने क्या करा कि she would bring home friends for him. Each night they just did things together. These were learning things. और रात के समय जब उनको टाइम मिलता था तो आपस में क्या करते थे? डिस्कस करते थे, did things together. These were learning. Seeing his interest in butterflies. अब उनकी मदर ने देखा कि पता चल जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। तो जैसे मदर को पता चला कि एब्राइट जो है, रिचर्ड एब्राइट का इंटरेस्ट बटरफ्लाइज में है, तो वो उनके लिए क्या लाई? एक बुक लाई, और जिसका नाम क्या था? ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क. Seeing his interest in butterflies, his mother bought him a book titled The Travels of Monarch. This book opened the world of science for Richard. जब ये बुक उन्होंने पढ़ी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट किसमें था? ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क, मोनार्क बटरफ्लाइज में था। और जब उन्होंने पढ़ा, पूरी हिस्ट्री पढ़ी इस बुक के थ्रू, ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क, तो उनको जो है दिस बुक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड. She centered her whole life around her son, that enhances his inborn desire to learn with much dedication and patience. His mother's encouragement and his bright mind also contributed to making him a success. तो किस तरह से उनकी मदर ने उनको encourage करा था, कैसे वो उनको ट्रिप्स में ले जाती थी, and bought him टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, जितनी जो है उनको इक्विपमेंट चाहिए रहते थे, सारे जो है उन्होंने उनको खरीद के दिए. और फाइनली जब उन्होंने देखा, सीइंग हिज इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज, तो उन्होंने क्या करा? हिज मदर ने क्या करा बच्चों? एक बुक जो है, ब्रिंग हिम अ बुक, और बुक का नाम क्या था? टाइटल ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क. और इस बुक को जब उन्होंने पढ़ा तो इट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड. उनकी मदर क्या लाई थी? शी बॉट हिम अ बुक. और क्या टाइटल था उसका? ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क. और किस तरह से इसको पढ़ के जो है उनके लिए जो है एक द बुक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड. और किस तरह से उन्होंने पूरा उनको हेल्प करी. और अगर डिस्टर्ब होता माइंड तो क्या होता है बच्चों? क्या डेडिकेशन रहता है? उतने पेशेंस से आप करते हैं कब? ऑब्वियसली नहीं करते. क्लियर? तो लर्न with much dedication and patience, his mother's encouragement, और उनकी मदर ने जो उनको encouragement करा, and his bright mind also contributed to making him a success. और इस तरह से अपने मदर की हेल्प से वो किस तरह से सक्सेस हुए, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है. और 2 पार्ट्स में है. this question is of in 2 parts. First one is your how did a book become a turning point in Richard Ebright. किस तरह से एक बुक जो है उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना. हाउ डिड हिज मदर एनकरेज, और उनकी मदर ने उनको कैसे एनकरेज करा. तो ये बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है फ्रॉम द बुक सप्लीमेंट्री बुक. तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्शन डी हम कर रहे हैं. सेक्शन डी इज फ्रॉम योर लिटरेचर, और लिटरेचर में आपकी 2 बुक आती हैं. एक आपके है फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरी बुक है आपकी सप्लीमेंट्री बुक. और सप्लीमेंट्री बुक कौन सी है बच्चों? फुटप्रिंट विदाउट फीट. अब हमें क्या देखना है आपको कि फर्स्ट फ्लाइट में आपके 2 सेक्शन होते हैं. एक टेक्स्ट बुक जो है, चैप्टर्स आते हैं. एक सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है बच्चों? 3 पैसेज होता है. कोई भी चैप्टर के आपके 2 पैसेज होंगे, 2 क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत इजी होता है टू गेट द मार्क्स इन द एग्जाम. कैसे होता है? क्योंकि 2 एक्सट्रैक्ट दिए रहते हैं, और दोनों एक्सट्रैक्ट में आपको क्या है 3-3 मार्क्स के रहते हैं. 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है. क्लियर? इसी तरह से आपका प्रोज पोएट्री सेक्शन में से भी आपको जो है 3 मार्क्स का आता है. एक स्टेंजा आता है, एक्सट्रैक्ट आता है फ्रॉम एनी होम. तो इंटरनल चॉइस दी रहती है. सिमिलरली अभी हम सप्लीमेंट्री बुक कर रहे हैं. सप्लीमेंट्री बुक में फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 मार्क्स का, और 7 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी रहती है. आपको बेस्ट जो आता है वही आप अटेम्प्ट करेंगे. क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स। एक ही क्वेश्चन होता है, इसमें इंटरनल चॉइस दी रहती है आपकी, दो क्वेश्चन में से इधर आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है 30-40 वर्ड्स का। क्लियर? तो टोटल कितना हो गया बच्चों आपका? हाउ डज ऑसिबल मैनेज टू make Max believe that there is a balcony attached his room? अभी आपके जो है माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा कि इट इज फ्रॉम, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम विच चैप्टर। तो ऑसिबल है तो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द मिडनाइट विजिटर, राइट? तो मिडनाइट विजिटर में किस तरह से उसने उसको, यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, हाउ डज ऑसिबल मैनेज टू मेक मैक्स, मैक्स को विश्वास दिलाने में, बिलीव दैट देयर इज ए बालकनी अटैच टू हिज रूम, कि इसके रूम से क्या है, एक बालकनी अटैच है, कैसे उसने उसको विश्वास दिलाया था। क्लियर? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑसिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव, इतना आपको क्वेश्चन से लिखना है, that there is a balcony attached to his room. He invents the story of a balcony, और उसने जो है स्टोरी इन्वेंट करी, स्टोरी ऑफ ए बालकनी, सो दैट मैक्स कुड बी टेम्प्टेड टू यूज इट। और होता है कि वो भी जो है किस तरह से एक अट्रैक्ट हो गया, उसकी बातों पे आ गए थे, और उसने कहा कि भाई मैं भी इसको यूज कराऊंगा। ही टोल्ड मैक्स दैट somebody had entered his room through the balcony earlier। तो कैसे विश्वास में दिया था, तो उसने एक स्टोरी बताई थी, और किस तरह से कोई जो है उस बालकनी को यूज करके उसके रूम में एंटर्ड हुआ था थ्रू द बालकनी अर्लियर। क्लियर? तो दिस इज फ्रॉम मिडनाइट विजिटर एंड द बुक इज योर फुटप्रिंट विदाउट फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डा's ruin, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट? तो यहाँ पे क्या बच्चों, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डा's ruin? क्लियर? तो मैटिल्डा's कॉज of ruin was her high hopes। तो मैटिल्डा's की जो है, एक होता है ना अपनी जिंदगी को किस तरह से उसने ruin करा था, डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कह सकते, ruin मीन्स किस तरह से उसकी जितनी जो इच्छाएं थी, क्यों थी उसकी इच्छाएं अच्छी, क्योंकि होप्स थी, आशाएं थी उसकी। क्लियर? तो कैसे ruin हुई थी? she have avoided it, क्योंकि उसकी होप्स बहुत ज्यादा थी, हाई थी। मैटिल्डा's cause, तो यहीं से आपको लिखना है, मैटिल्डा's cause of ruin was her high hope and wishes to be rich, क्योंकि वो चाहती थी कि जल्दी से जो है वो बहुत ज्यादा रिच बन जाए। she wished to be admired, so she borrowed a necklace। और अपनी इच्छाओं को, कई लोगों को होता है ना कि हमारे पास ये नहीं है बट हमें दिखना है ऐसा, राइट? और इसके लिए वो क्या करते हैं, या तो किसी से बोरो करते हैं, या फिर जो है घर में जो है किस तरह से फोर्स करते हैं। तो उसने क्या करा था, व्हाट शी डिड, शी बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड एंड अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट इट। और जिस तरह से हमने पढ़ा था कि वो नेकलेस जो था किस तरह से उसने लॉस कर दिया था, खो गया था। एंड टू रिप्लेस नेकलेस शी हैड स्पेंट 10 years with hard work to pay for it। तो जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों कि उस नेकलेस को बनाने में उसने अपनी लाइफ के 10 years 10 साल जो है कितना हार्ड वर्क करा था टू पे फॉर इट। इट ruined her life completely। However, she could have avoided her ruin only if she had told the truth about the loss of her necklace। तो बच्चों आपको भी क्लियर होगा कि अगर वो सच्चाई को अपनी फ्रेंड को बता देती तो मे भी उसको इतना 10 years, अपने प्रीशियस 10 years लॉस नहीं करने पड़ते। क्यों? क्योंकि सच्चाई पता चलते ही उसे पता चल जाता कि जो नेकलेस था दैट वाज नॉट गोल्ड का नहीं था, डायमंड का नहीं था, वो क्या था, एक आर्टिफिशियल नेकलेस था। तो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और जो उसकी लाइफ रूइन हुई है वो नहीं होती मे बी, राइट? तो इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस है, इधर दिस वन और दिस। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द नेकलेस फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो इस तरह से हमने बच्चों 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आता है, दिस इज द लास्ट वन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स। क्लियर? तो टोटल हमारा जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों? पहला आता है 7 मार्क्स का, फिर आता है आपका
3 मार्क्स का और थर्ड क्वेश्चन होता है आपका 2 मार्क्स का। टोटल जो है आपका कितने मार्क्स हो गए बच्चों? 12 मार्क्स का। अगर आपको लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? तो जो इनविजिबल, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है बच्चों? हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? तो कैसे इनविजिबल मैन जो है कैसे विजिबल हुआ था पहली बारी, फर्स्ट टाइम? तो दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली फ्रॉम द, जो आपके बुक का टाइटल है दैट इज फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो चैप्टर इज योर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। The invisible man first became visible when he entered into a big London store and the store was closed. और आपको याद होगा कि close जब वो entered करा था स्टोर में, what happened, क्या हुआ था बच्चों? वो स्टोर क्या हुआ था? क्लोज हो गया था। The store was closed. He broke open boxes and put on warm clothes. He became fully dressed and a visible person. क्लियर? तो इस तरह से जो है यहाँ पे लिखा है कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। क्लियर? सेकंड, इसमें इंटरनल चॉइस है आपकी, दोनों क्वेश्चंस में आपकी चॉइस रहती है, तो आपको वही करना है जो सबसे अच्छी तरीके से आपको आता है। व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? अब भोले के फादर क्यों उनको जो है ज्यादा वरीड थे, चिंता हो रही थी? तो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर भोली। क्लियर? Boli's father is worried about her as she has neither good looks nor intelligence. She had pock marks. सबको याद होगा कि जब हमने पढ़ा था कि किस तरह से बचपन में उसके जो है पॉक मार्क्स से, एंड स्टामर्ड करती थी, हकलाती थी while speaking. He is worried as how he will find a suitable groom. और उन्हें चिंता रहती थी कि किस तरह से वो एक सुटेबल ग्रूम जो है उसके लिए लाएंगे, क्योंकि ढूंढेंगे, क्योंकि उसके क्या था ना, तो वो लुक वाइज जो है सुंदर नहीं थी, इंटेलिजेंट नॉर इंटेलिजेंस। शी हैड पॉक मार्क्स से उनकी बॉडी में, स्टामर्ड करती थी, जब भी बोलती थी तो स्टामर्ड हकलाती थी। राइट? तो 2 वर्ड्स होते हैं बच्चों, एक स्टामर्ड होता है और एक स्टागर्ड होता है। स्टैगर, लड़खड़ाना, और स्टामर्ड में लड़खड़ा के बोलना। While speaking, he is worried as how he will find a suitable groom for her. तो बच्चों यहाँ पे आपने क्लियरली देखा है कि ये 12 मार्क्स का होता है, 7 जो है लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 3 आपका 30-40 वर्ड्स का होता है और 20-30 वर्ड्स का आपका 2 नंबर का होता है। जो आपको बेस्ट आता है वही करना, क्योंकि इसमें इंटरनल चॉइस दी रहती है, तो वही क्वेश्चन करना जो आपको बेस्ट आता है। क्लियर? तो ये हमारा जो है सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन थे सप्लीमेंट्री बुक से। अभी हम ग्रामर सेक्शन को रिपीट करेंगे, क्योंकि उसमें आपको जो है हमने चारों सेक्शन जो है कंप्लीट कर लिए। तो ये आपका ग्रामर सेक्शन है बच्चों। ग्रामर सेक्शन में पहला क्वेश्चन आपका आता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब हमने पहले भी डिस्क्राइब आपको एक्सप्लेन किया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। 2 टाइप के वर्ब्स होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब्स होता है और एक होते हैं आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों? जो अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज करते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक इन्फिनेटिव्स होते हैं, इन्फिनेटिव्स भी एक टू विद टू और के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, और सेकंड टाइप की होती है बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर? सेकंड होते हैं आपके जिरंड, जिसमें हम V1 के साथ क्या यूज करते हैं? ING। बट यहाँ पे जिरंड को एज ए वर्ब यूज नहीं करते हैं, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। तो इसको अभी पार्टिसिपल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ पे हमने डिफरेंस बताया। जिरंड क्या होता है? एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी यूज करते हैं। ये हमने डिटेल में 2-3 बार कर लिया है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। यहाँ पे हम इन्फिनेटिव्स को, 2 इन्फिनेटिव्स को यूज करते हैं।
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं लेट, राइट, अलाउ मी टू गो, टू इंफिनिटिव, शी इज वाइज एनफ टू टेक डिसीजन, ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, जब हम कोई इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, या बेयर इंफिनिटिव यूज करते हैं लेट के साथ। हम हमेशा बेयर इंफिनिटिव, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आएगा लेट करके तो आपको बेयर इंफिनिटिव यूज करनी है, उसमें टू को यूज नहीं करना है। let us let us go, let us to go is wrong, clear। सिमिलरली डू एनीथिंग, ये वर्ड्स के साथ भी हम बेयर इंफिनिटिव यूज करते हैं। और दूसरा हमारा है जो कि मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, तो सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, बेयर इंफिनिटिव, क्लियर। सिमिलरली पार्टिसिपल्स, सबको पता है पार्टिसिपल्स हम कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस में हम किस से वॉज के साथ थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, क्लियर। I was worried about you. Next is your perfect participle। पहले भी मैंने आपको बताया था कि हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कई बार पूछते हैं हैविंग डैश, तो आपको क्या यूज करना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही यूज करना। तो कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में रखने हैं और तब उसको सॉल्व करना है, क्लियर। तो इनमें आप जो है फुल मार्क्स ले सकते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड इज टू स्मॉल, तो सिंपल सा इसका आंसर क्या है, द चाइल्ड इज टू स्मॉल टू ओपन। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं बच्चों, टू इन्फिनेटिव को यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टू इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, द चाइल्ड इज टू स्मॉल टू ओपन, और टू के साथ हमेशा क्या आती है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, टू इन्फिनेटिव को यूज किया है। शी नीड्स अ शैम्पू टू वॉश हर हेयर टुनाइट। तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, टू वॉश, हैविंग। अब देखो बच्चों, अभी हमने अभी डिस्कस करा था कि हैविंग के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फिनिश का क्या आएगा यहाँ पे, फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड। तो अगर आप ये करेक्टली करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे बच्चों, 3 मार्क्स, 1 ईच, क्लियर। तो ये आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं और ग्रामर सेक्शन से ज्यादा नंबर जो है एग्जाम में आप ले, क्लियर। नेक्स्ट है जो यहाँ पे एक और है, वन मोर इज देयर, डैश इज इंजुरियस टू हेल्थ। अगर 4 होंगे तो हाफ मार्क्स ईच, 2 मार्क्स का होगा बच्चों। यहाँ पे क्या आएगा, स्मोकिंग, यहाँ पे जिरंड हमने यूज करा है, वर्ब को एज अ सब्जेक्ट हमने यहाँ यूज करा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जिरंड, क्लियर। तो एग्जाम में इस तरह से आपको करना है, थोड़ा सा आपको जो है रीडिंग करके जाना है एग्जाम में, और जो पॉइंट्स बताए हैं आपके अपने माइंड में रखने, और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना। तो सेक्शन सी है ये ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में जितना भी ज्यादा से ज्यादा 15 मार्क्स का आता है टोटल, और जितने ज्यादा नंबर ले सकते हैं क्योंकि टू द पॉइंट आंसर होते हैं इसमें। नेक्स्ट है डैश इज अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज। तो यहाँ पे स्विम क्या है बच्चों, वर्ब है। अब यहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म तो स्विम की यूज नहीं कर सकते हैं, या टू स्विम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह हम इसको यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, जुरान। स्विमिंग इज अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है बच्चों, यू आर टू यंग टू क्लाइंब। तो यहाँ पे टू इंफिनिटिव। We saw a bird singing in the garden. He could save a, क्या आएगा बच्चों, a drowning child. She agreed, क्योंकि ये सारे हमने क्वेश्चन क्या है बच्चों कर चुके हैं। She agreed to marry, she agreed to marry the poor shepherd. तो यहाँ पे टू इंफिनिटिव। People worship the, क्या आएगा बच्चों, rising sun. यहाँ पे क्या आएगा, barking dogs seldom bite. तो इस तरह से आपको करना है। ये फाइनाइट वाले नॉन फाइनाइट के हमने डिस्कस करा। इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, कि ब्रैकेट में आपका दिया है बिकॉज। तो अभी हम कर लेते हैं रिवीजन इसका।
क्योंकि ऑलरेडी हमने कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सेंटेंसेस कनेक्टर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे कनेक्टर सेंटेंस कनेक्टर्स में आपको क्या ध्यान में रखना है कि फुल स्टॉप नहीं आएगा। व्हेन वी कंबाइंड टू सेंटेंसेस फुल स्टॉप नहीं आएगा, फुल और कैपिटल लेटर नहीं आएगा बीच में, क्योंकि अब हम एक सेंटेंस को बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, he was, he could not, क्योंकि आपको रीजन देना है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि यहाँ पे रीजन देना है क्योंकि, तो आप क्या लिखेंगे, पहले आप बताएंगे और उसके बाद रीजन देंगे क्यों नहीं आपने वो काम किया है। तो he could not win the race because, क्योंकि he was weak, तो आपको इसी तरह से लिखना है, he could not win the race because he was weak। पहले आपको अपना काम बताना है कि, और बाद में रीजन देना है कि तुमने वो काम क्यों नहीं किया। She was late, she had missed the bus। as आपको जो है ब्रैकेट में कनेक्टर दिया है, तो she was क्या लिखना है आपको, she had missed the bus as she was late। क्लियर? तो ये ऑलरेडी हमने करे हैं, तो आप लोग ये घर में जाके अच्छी तरीके से इसको देख लें। तो बच्चों आप लोगों की तैयारी चल रही है, होप जो है एग्जाम में आप लोग अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट करें, और कोई भी क्वेश्चन जो है बच्चे छोड़ के नहीं आएंगे। और जो है जो आपने तैयारी करी है, आई होप सबने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी। कैरी ऑन योर प्रिपरेशन, बेस्ट ऑफ लक, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।